जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मगध के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मगध अपने टाइम के 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। इससे पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया सभी 16 महाजनपदों के बारे में कि उनकी स्थिति क्या थी, राजधानी क्या थी। ठीक है, उसके बाद हमने बुद्ध धर्म को भी पढ़ा। उससे पहले हमने वैदिक सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था। ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख के आए ताकि सीक्वेंस बनी रहे और एक सीक्वेंस के अंदर ही आप पूरी हिस्ट्री पढ़ो। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि मगध का उदय कैसे हुआ, कैसे सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ये महाजनपद बना। और इस लेक्चर की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक हमने दे रखा है, उस पर जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और रिवीजन अपना कीजिए। एक बार वीडियो देखकर सिर्फ वो पीडीएफ आप रिवाइज कर लीजिए, फिर आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मगध जो महाजनपद था वो अपने टाइम के 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा व सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदर्थ वंश का शासन होता था। कौन से वंश का? बृहदर्थ वंश का। इसके संस्थापक बृहदर्थ थे और इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो जरासंध था, परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, महाभारत महाकाव्य में ये चीजें लिखी गई हैं, लेकिन जो इतिहासकारों ने उस इस चीज का कोई भी वर्णन नहीं किया है। अब देख लेते हैं मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण क्या थे, क्यों मगध ही सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बना। सबसे पहला दोस्तों, विस्तृत उपजाऊ मैदान। अब आपको पता है मगध जो है, मान लो ये दक्षिण भारत का जो नक्शा ऐसे होता है नीचे की तरफ, मगध यहाँ पे इस साइड बसा हुआ था। यहाँ पे जहाँ पे आज के टाइम में बिहार, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ना, बंगाल से लगता हुआ, जो बंगाल की खाड़ी यहाँ से लगता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ एक मध्य प्रदेश का एरिया आता है। ये काफी उपजाऊ मैदान था क्योंकि काफी सारी नदियां यहाँ से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती थी। प्राकृतिक सुरक्षा भी थी क्योंकि इस साइड बंगाल की खाड़ी थी, वहां से काफी बड़ी जमीन थी, मतलब कोई बाहरी आक्रमण नहीं हो सकता था। खनिज संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी, व्यापार लोग करने लग गए थे। ठीक है, हाथियों की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी और घने वन वन क्षेत्र बहुत ज्यादा थे। मध्य प्रदेश में आज के टाइम में बहुत ज्यादा वन है, उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। और कृषि का दोस्तों उस टाइम पे, कृषि में लोहे के उपयोग के कारण थोड़ी जो फसल थी वो ज्यादा होने लग गई थी। लोग, किसान जो थे वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा अनाज उगाने लग गए थे। तो ये मेन कारण थे जिसकी वजह से मगध सबसे शक्तिशाली, आप ये बोल सकते हो कि सबसे डेवलप्ड उस टाइम पे मगध था। ठीक है, इन कारणों की वजह से। उसके बाद ऐतिहासिक प्रमाणों में के अनुसार क्या है, मगध जो महाजनपद था उस पर कुल 7 राजाओं ने, 7 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, टोटल 7 राजवंशों ने। पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग, तीसरा नंदवंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कण्व वंश और शातवाहन वंश। इनको आप ट्रिक के अनुसार भी याद कर सकते हो, कोई अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो, या फिर है सी ना, इस तरीके से आप पहले अक्षर लिखकर है से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, माँ से मौर्य, सू से शुंग और कैसे कण्व, सात से सातवाहन। ये बन गया हसीन मशूक का। हसीन मशूक सात, कुछ भी अपनी मर्जी से आप एक ट्रिक बना सकते हो। इनको याद रखिए सीक्वेंस में, सबसे पहला हर्यंक और लास्ट में सातवाहन। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हर्यक वंश की। सबसे पहले हर्यक वंश दोस्तों 544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। यहाँ पे टोटल 4 शासक थे। ये पहले बिंबिसार, उसके इसके बाद इनके पुत्र आए अजातशत्रु, फिर उदयन और फिर नागदशक। दोस्तों बिंबिसार जो थे इन्होंने 544 ईस्वी से लेकर 492 ईस्वी तक शासन किया। ये इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इनकी पहले राजधानी होती थी गिरिराज, बाद में इन्होंने राजधानी चेंज कर दी थी। क्या बनाया था? राजगृह को इन्होंने राजधानी बनाया था। ये याद रखना दोस्तों, संस्थापक का नाम और उनकी राजधानी पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्रों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने बड़ी, मतलब चालाकी से बड़ी अच्छी नीति अपनाई थी कि ये आसपास के जो राज्य होते थे उनसे मैत्री संबंध बना के फिर वैवाहिक संबंध बना लेता था। ठीक है, तो इन्होंने 3 विवाह किए थे टोटल। पहला विवाह जो इन्होंने किया था वो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया था। इस विवाह में इन्हें दहेज में काशी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वो दहेज में पूरा पूरा शहर दे देते थे उस टाइम पे, तो हाथी घोड़े पूरे बड़े बड़े शहर उनको, मतलब लोगों को दहेज में दे देते थे। तो पहले विवाह से इनको काशी प्राप्त हुआ। दूसरा विवाह इन्होंने चेलना से किया।
चेलना से। ये कौन थी? ये वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह इन्होंने पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से किया था। ठीक है। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता और उसको अपने अंदर मिला लिया और वहां का सेनापति किसे बनाया? अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का सेनापति बनाया। उनके समय अवंती के राजा होते थे प्रद्युत, जो उस टाइम पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे। पांडु रोग एक काफी खतरनाक रोग होता था जिसका निवारण बहुत ही मुश्किल होता था। उनको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। याद रखना दोस्तों, बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? जीवक। काफी इंपॉर्टेंट है। उनको भेजा, जिसके इलाज से प्रद्युत स्वस्थ हो गए। फिर अवंती के साथ भी उनके अच्छे मैत्री संबंध बन गए। इस तरीके से बना के रखते थे आसपास के एरिया के जो लोग होते थे ना, जो राज्य होते थे, उनके शासकों के साथ वो बना के रखते थे। उसके बाद दोस्तों 492 ईस्वी में क्या हुआ? गद्दी के लालच में आके उनके ही पुत्र अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला गया? पितृहंता बोला गया। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। फिर उन्होंने अपना शासन शुरू किया। अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों कि अजात शत्रु का मतलब क्या होता है। इन्हें कहीं कहीं कुणिक भी कहा गया है। कुणिक। ठीक है, याद रखना, कुणिक। अजात शत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी। इसका डिस्कशन हमने किया था जब हमने बौद्ध वाला वो लेक्चर किया था। इसने वैशाली पर आक्रमण करके इसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने दो नए हथियार, रथ मुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। रथ मुसल क्या होते हैं दोस्तों? बाहुबली फिल्म अगर आपने देखी है तो रथ के आगे आगे वाले हिस्से में चक्कर से लगे होते थे जो घूमते जाते थे, काटते जाते थे, उनको ही रथ मुसल बोला जाता था। और शिलाकंटक, महाशिलाकंटक वो होते थे जो बड़े बड़े पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकने में यूज किए जाते थे। ठीक है। इससे मतलब यहाँ से काफी ऊंचे स्थान पर भी पत्थरों को फेंक सकते थे। इनको बोला जाता था महाशिला कंटक। तो इन दो नए हथियारों का यूज इन्होंने इस युद्ध में किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, जो इन्होंने अपने पिता के साथ किया था वही इनके पुत्र ने इनके साथ किया। इनके पुत्र थे उदायन, जिन्होंने 461 ईस्वी में अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी को छीन लिया। इनको भी पितृहंता बोला गया। पूरे वंश को ही दोस्तों पितृहंता वंश बोला जाता है, क्योंकि ये अपने पिता की हत्या कर करके ही गद्दी हासिल करते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसने गंगा व सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। तो पाटलिपुत्र जो जगह है दोस्तों, वो गंगा और सोन नदी के संगम के समीप थी। तथा इसने राजगृह से राजधानी को हटाकर, जहां पे बिंबिसार ने राजधानी बनाई थी ना, वहां से हटाकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र किसने अपनी राजधानी बनाई थी? वो उदयन ने बनाई थी। और पाटलिपुत्र शहर का निर्माण भी किसने किया था? उदयन ने किया था। उदयन के बाद उनका पुत्र आया नागदशक, जो एक अयोग्य शासक था। उसमें खास इतना दम नहीं था, मतलब वो अच्छा शासक नहीं था वो। तो उनकी हत्या इनके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना दोस्तों कब हुई? 412 ईस्वी में। और ये वंश कब से कब तक रहा? 412 से लेकर 394 ईस्वी तक ये वंश रहा। इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक शिशुनाग थे, जो अभी डिस्कस किया हमने। इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। फिर से राजधानी वाले सवाल पक्का पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना इनको। शिशुनाग ने वैशाली बनाया। शिशुनाग के बाद इनके पुत्र आए कालाशोक, जिन्होंने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पे बौद्ध संगीति हुई। ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगीति जो कि कालाशोक ने करवाई थी, ये यहीं पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके बाद इनके अंतिम शासक थे नंदीवर्मन, जो कालाशोक के बेटे थे। इनकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी थी। अब महापद्मनंद को देख लेते। ये वही महापद्मानंद है दोस्तों जिन्होंने आगे चलकर मतलब इनकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। ठीक है। तो नंद वंश की स्थापना किन्होंने की थी? महापद्मानंद ने। कब? 344 ईस्वी में। 344 ईस्वी से लेकर 326 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये इस वंश के सबसे महान शासक थे। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वंश के दो ही शासक हुए हैं, महापद्मानंद और धनानंद, इनके बेटे। ये काफी महान शासक थे जिसने अनेक अक्षत्रिय राज्यों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया था। ठीक है। इनको एक उपाधि मिली थी जिसको क्या बोलते थे? सर्वस्त्रांतक। सर्वस्त्रांतक मतलब अक्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है। उसके बाद इसने कलिंग जीतकर एक राट की उपाधि हासिल की। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा गया है कि एक राट की उपाधि किसे मिली थी? ये मिली थी महापद्मानंद को। कलिंग नरेश खारवेल एक राजा थे कलिंग के। खारवेल, उनके हाथी गुफा अभिलेख से यह पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी।
कौन से अभिलेख से? हाथी गुम्फा अभिलेख से ये पता चलता है। ठीक है, तो इनके दोस्त कुल 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में से एक धनानंद भी था। ये इस मतलब वंश का अंतिम शासक था। अगला शासक भी यही था और अंतिम शासक भी यही था। धनानंद ने 326 ईस्वी से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। माना जाता है कि यह नंद वंश का सबसे मतलब बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, ये सिकंदर के समकालीन था। उसी टाइम पे सिकंदर भी 326 ईस्वी में मैसेडोनिया से आया था और इसने पश्चिमी उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी में। ठीक है, तब भारत पे किसका मतलब मगध पे किसका राज था? ये धनानंद का राज था। तो दोस्तों धनानंद के एक प्रधानमंत्री होते थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य। इनको अपमानित करके निकाल दिया था। इन्होंने शपथ ली थी फिर चाणक्य ने। ये अपनी चोटी खोलकर गए थे, मतलब उन्होंने ही चोटी खोल दी थी धनानंद ने। फिर उन्होंने ये शपथ ली थी चाणक्य ने कि मैं जब तक इस वंश को खत्म नहीं कर देता, इसको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देता, तब तक अपने केश नहीं बांधूंगा, तब तक अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ूंगा मैं। तो फिर बाद में इन्होंने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, 3 वंशों के बारे में पढ़ा। पहला कौन सा था? हर्यक। दूसरा शिशुनाग। तीसरा ये नंद। ठीक है, हर्यक वंश के अंदर 4 शासक थे। कौन कौन? बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, उसके बाद नागदशक। इनकी हत्या करके फिर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। इनके बेटे थे कालाशोक और इनके बेटे कौन थे? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन की हत्या किसने की? महापद्मानंद ने। ठीक है, महापद्मानंद के बाद कौन आए? धनानंद। बस ये टॉपिक आपका खत्म सारा का सारा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके ये वीडियो देख के बस एक बार पीडीएफ रिवाइज कर लीजिए, आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।